अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर फिजिक्स स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़्ज़ाक। चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में प्रीवियस लेक्चर में हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स डिस्कस किए थे। देखने में वो पोस्टुलेट्स बहुत ही सिंपल थे, लेकिन उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत स्ट्रेंज हैं। इन कॉन्सिक्वेंसेस में से पहला कॉन्सिक्वेंस टाइम डायलेशन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो डिटेल डिस्कशन के लिए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 19 Dawn of मॉडर्न फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं। इसमें हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि आइंस्टाइन ने प्रपोज की थी, और इसके जो पोस्टुलेट्स थे जो प्रीवियसली हमने डिस्कस भी किए थे, उनमें पहला पोस्टुलेट ये था कि जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं वो तमाम इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस में सेम रहती हैं। और नंबर 2 पोस्टुलेट ये है कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है उसकी वैल्यू हर मेजरमेंट में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही आती है राउंड ऑफ करने के बाद, रिगार्डलेस ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जर्वर विद लाइट सिग्नल। हमने ये बात भी कही थी कि देखने में तो ये पोस्टुलेट्स बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन इनके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं, बहुत ही स्ट्रेंज रिजल्ट्स आते हैं। तो आज हम इसका पहला रिजल्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टाइम डायलेशन। यहां पे वर्ड डायलेशन से मुराद है एक्सटेंशन, और यहां पे एक्सटेंशन की बात ये हो रही है टाइम स्केल के लिए। एक्चुअली स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ये जो कॉन्सिक्वेंस है टाइम डायलेशन, ये इस बारे में इशारा करता है कि टाइम इज नॉट एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि टाइम इंडिपेंडेंटली खुद ही गुजरता चला जाता है, बल्कि टाइम गुजरने का रेट जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जर्वर के ऊपर। दैट मीन्स किसी मूविंग फ्रेम की बात की जाए जो टाइम गुजरने का रेट है वो क्या हो जाता है, वो स्लो डाउन हो जाता है। दैट मीन्स जो क्लॉक्स हैं वो टिक करती हैं स्लोली। अब इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमने उन्हीं दो पोस्टुलेट्स की बात करनी है। पोस्टुलेट नंबर 1 था कि लॉज ऑफ फिजिक्स तमाम इनर्शियल या फिर नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस में सेम रहते हैं, और यहाँ पे जो हम लॉ ऑफ फिजिक्स यूज करेंगे वो होगा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, दैट इज डिस्टेंस ओवर टाइम। और पोस्टुलेट नंबर 2 के जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है वो हमेशा c के इक्वल आती है, दैट मीन्स राउंड ऑफ करने के बाद 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के करीब ही रहती है। तो अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहां पे स्पेस शिप्स की एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स से
हम कहते हैं कि यहाँ पे एक स्पेसशिप मौजूद है लेट्स से ये है स्पेसशिप ए। इस स्पेसशिप के अंदर यहाँ पे एक क्लॉक मौजूद है जो कि किसी भी इवेंट के लिए टाइम इंटरवल मेजर कर सकता है, और इसके अलावा यहाँ पे एक ऑब्जर्वर भी मौजूद है जो इस जगह के ऊपर टाइम इंटरवल को नोट करेगा। लेकिन ये स्पेसशिप रेस्ट के ऊपर मौजूद है, दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी 0 है। हम फिलहाल रेफरेंस अर्थ को बना लेते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से बैकग्राउंड के ऊपर हमें अर्थ भी दिखाई दे रही है, और वो अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ओरिजिन है, और उस ओरिजिन के हिसाब से ये स्पेसशिप ए रेस्ट के ऊपर मौजूद है। इसके बाद हम कंसीडर कर रहे हैं एक और स्पेसशिप बी, और इट इज इन मोशन। ये स्पेसशिप मूव कर रहा है और इसकी वेलोसिटी लेट्स से हम सपोज कर लेते हैं हाफ ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है, और इस वक्त ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दैट मीन्स एक्चुअली ये वाला जो स्पेसशिप है ये कहीं लेफ्ट साइड से मूव करता हुआ आया है, और हमने अपनी ऑब्जर्वेशन तब स्टार्ट करनी है जिस वक्त यहाँ पे मौजूद स्पेसशिप ए जो कि रेस्ट के ऊपर है और यहाँ पे मौजूद स्पेसशिप बी जो कि हाफ ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल साथ आ जाते हैं। तो यहाँ से हम अपनी डिस्कशन का स्टार्ट करेंगे। लेट्स से अब हम कहते हैं कि यहाँ पे ये दोनों स्पेसशिप्स ही क्या करते हैं, लेजर बीम फायर करते हैं, और सेम इसी टाइम के ऊपर जो स्पेसशिप बी है वो भी एक लेजर बीम फायर करता है इस तरह से। ये दोनों लेजर बीम साइमल्टेनियसली फायर की गई हैं, दैट मीन्स एक साथ फायर की गई हैं। और अगर इस वक्त इन दोनों क्लॉक्स के ऊपर टाइम इंटरवल नोट कर लिया जाए, स्टॉपवॉच स्टार्ट कर ली जाए, तो इस वक्त जो टाइम हम मेजर करेंगे वो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड है स्पेसशिप बी के अंदर भी, और जो स्पेसशिप ए है वहां पे भी टाइम 0 सेकेंड हमने सेट कर लिया है। अब कुछ देर गुजरती है और ये लेजर बीम ट्रेवल करती हुई आगे एक सर्टन पॉइंट के ऊपर पहुंचती है। लेट्स से मैं कहता हूं कि जो लेजर बीम ट्रेवल कर रही है वो कुछ देर बाद यहाँ पे इस जगह के ऊपर मौजूद होगी, और लेट्स से मैं कहता हूं कि यहाँ पे इस दौरान जो टाइम गुजर चुका है वो कितना है, वो 10 सेकेंड्स है। अब यहाँ पे जो स्पेसशिप ए है वहां पे मौजूद ऑब्जर्वर स्पीड ऑफ लाइट मेजर करना चाहता है, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए वो ऑब्जर्वर यहाँ पे मौजूद ये वाला डिस्टेंस मेजर करेगा। उसको ये बात पता चलेगी कि ये जो डिस्टेंस है जो स्पेसशिप ए का ऑब्जर्वर मेजर कर रहा है उसकी वैल्यू 30 इंटू 10⁸ मीटर आती है। दैट मीन्स जो लेजर बीम है वो 10 सेकंड में इतना फासला तय कर चुकी है। तो अब अगर यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करनी हो जो कि स्पेसशिप ए में बैठा हुआ ऑब्जर्वर मेजर करेगा, तो उसके लिए हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे VA इज इक्वल टू SA ओवर TA। दैट मीन्स ए फ्रेम में जो हमने ऑब्जर्वेशंस ली हैं वो अगर हम यूज करेंगे तो हमें ए स्पेसशिप के हिसाब से स्पीड ऑफ लेजर बीम पता चल जाएगी। तो अभी हमने देखा कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो तकरीबन 30 इंटू 10⁸ मीटर्स के इक्वल है, और जो टाइम पास हो रहा है वो कितना है, वो है 10 सेकेंड्स। तो अब यहाँ पे कैंसलेशन के बाद आंसर आता है 30 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो है स्पीड ऑफ लाइट सी के इक्वल आंसर आया है, और ये किसने मेजर किया है, ये मेजर किया है स्पेसशिप ए में बैठे हुए ऑब्जर्वर ने। ऐसे ही जो स्पेसशिप बी में बैठा हुआ ऑब्जर्वर है उसके लिए भी ये आगे वाला फासला जो है
ये 30 इंटू 10⁸ मीटर ही है, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये स्पेसशिप खुद हाफ ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहा है। इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि लेजर बीम फायर करने के बाद, क्योंकि ये स्पेसशिप खुद भी ट्रैवल कर रहा है, इसलिए ये स्पेसशिप ट्रैवल करता हुआ आधा डिस्टेंस तो खुद ही कवर कर जाएगा। इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा तकरीबन, और यहाँ पे आने के बाद जब यहाँ पे बैठा हुआ ऑब्जर्वर आगे का डिस्टेंस मेजर करेगा तो उसको पता चलेगा कि आगे का डिस्टेंस तो 30 इंटू 10⁸ मीटर है ही नहीं। वो डिस्टेंस कितना है? वो डिस्टेंस है तकरीबन 15 इंटू 10⁸ मीटर्स। तो अब अगर उसने यहाँ पे टाइम इंटरवल 10 सेकेंड नोट किया, जैसे कि इस ऑब्जर्वर ने यहाँ पे नोट किया था, तो इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि जो स्पेसशिप बी में बैठा हुआ ऑब्जर्वर स्पीड ऑफ लाइट मेजर करेगा, उसकी वैल्यू इस तरह से आएगी कि हम डिस्टेंस की जगह पे 15 इंटू 10⁸ मीटर्स और टाइम की जगह पे 10 सेकेंड पुट करते हैं, तो फिर तो स्पीड ऑफ लाइट का आंसर 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली इस वैल्यू के इक्वल नहीं है। सो यहाँ पे तो फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो दूसरा पॉस्टुलेट है वो वायलेट हो गया कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कांस्टेंट रहती है। तो एक्चुअली होगा क्या कि यहाँ पे ये जो क्लॉक है इस मूविंग फ्रेम के अंदर ये स्लोली टिक करेगा। ये 10 सेकेंड्स का टाइम नोट ही नहीं करेगा, बल्कि ये टाइम ही कितना नोट करेगा? 5 सेकेंड्स का टाइम नोट करेगा। दैट मीन्स इस वक्त जो क्लॉक रेस्ट पे है उस क्लॉक के अंदर 10 सेकेंड्स काउंट हुए हैं, जबकि ये क्लॉक स्लोली काउंटिंग करेगा और ये 5 सेकेंड काउंट करेगा। सो जब ये 5 सेकेंड काउंट करेगा तो अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि हम यहाँ पे 10 सेकेंड के बजाय 5 सेकेंड्स पुट करेंगे और इसके नतीजे में यहाँ पे आंसर 1.5 के बजाय अगेन क्या आएगा? 3 आएगा। सो इसका मतलब है कि जो मूविंग क्लॉक्स हैं वहाँ पे टाइम स्लोली गुजरना स्टार्ट कर देता है, ताकि आगे के डिस्टेंसेस कम हो जाने की वजह से जो स्पीड ऑफ लाइट में आने वाली कमी थी वो कंपनसेट हो जाए। सो इस वजह से मूविंग क्लॉक्स स्लोली टिक करते हैं और जो टाइम स्केल है वो डायलेट हो जाता है। इस बात से क्या मुराद है? लेट्स से मैं कहता हूं कि हमारे पास एक क्लॉक है, उस क्लॉक में यहां पे लिखा हुआ है 0 सेकेंड और यहां पे लिखा हुआ है 10 सेकेंड्स, और एक और क्लॉक है वो भी सेम इसी तरह का है। दैट मीन्स उसमें भी यहां पे 0 और यहां पे 10 सेकेंड लिखा हुआ है। तो अब अगर ये सपोज कर लिया जाए कि ऊपर वाला जो टाइम स्केल है वो स्पेसशिप ए का है और नीचे वाला जो टाइम स्केल है वो स्पेसशिप बी का है, तो अगर दोनों ही रिलेटिवली रेस्ट के ऊपर होते तो ये जो नीडल्स हैं ये 0 से एक साथ चल के कहाँ तक पहुंचती? इस जगह तक 10 सेकेंड तक पहुंचती। लेकिन चूंकि स्पेसशिप बी मूव कर रहा है उसका टाइम स्केल डायलेट हो चुका है, 5 सेकेंड गुजरेंगे। ऐसे ही जब स्पेसशिप बी में 10 सेकेंड गुजरेंगे तो स्पेसशिप ए में तकरीबन उस वक्त 20 सेकेंड्स गुजर चुके होंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि जो मूविंग फ्रेम है उसमें टाइम स्केल स्ट्रेच या डायलेट होता है और टाइम एक्चुअली स्लो मूव करता हुआ फील होता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम और भी है, वो ये कि ये जो स्पेसशिप बी का ऑब्जर्वर है इसे ये बात पता ही नहीं चलेगी कि इसका क्लॉक स्लोली टिक कर रहा है। एक्चुअली हुआ क्या है कि इसके ब्रेन के अंदर के केमिकल प्रोसेसेस भी स्लो हो गए हैं, इसके इमोशंस भी स्लो हो गए हैं, इसकी हार्ट रेट भी स्लो हो गई है, इसका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो चुका है, इस स्पेसशिप में लगे हुए कंप्यूटर्स भी स्लो हो चुके हैं, तमाम डिजिटल प्रोसेसेस इसके अलावा भी स्लो हो चुके हैं, एटॉमिक ऑसिलेशंस इस स्पेसशिप में स्लो हो चुकी हैं। तो जब सब चीज़ें ही स्लो हो चुकी हैं तो फिर इस ऑब्जर्वर को फील ही नहीं होगा कि इसका क्लॉक स्लोली टिक कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मौजूद ऑब्जर्वर जिसके लिए टाइम स्लो नहीं हुआ, जिसका बायोलॉजिकल प्रोसेस भी नॉर्मल रेट के ऊपर चल रहा है, तो अगर ये वाला ऑब्जर्वर इस क्लॉक को देखेगा तो उसे लगेगा कि पता नहीं क्यों ये क्लॉक स्लोली टिक कर रहा है।
यहाँ पे इस फ्रेम के अंदर टाइम स्लोली पास कर रहा है। और इसके अलावा यहाँ मौजूद ऑब्जर्वर जो मूवमेंट्स कर रहा है वो भी बहुत स्लो हैं। इसके अलावा जब यहाँ पे मौजूद ऑब्जर्वर इस क्लॉक को देखेगा तो उसे लगेगा कि ये क्लॉक तो बहुत तेजी से टिक कर रहा है, यहाँ पे तो टाइम बहुत तेजी से गुजर रहा है। इसके अलावा ये जो ऑब्जर्वर मूवमेंट्स कर रहा है वो मूवमेंट्स भी नॉर्मल रेट से बहुत ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों ऑब्जर्वर्स को अपने अपने क्लॉक्स नॉर्मल रेट के ऊपर टिक करते हुए फील होंगे। लेकिन जब एक ऑब्जर्वर जिसका टाइम नॉर्मल रेट पे गुजर रहा है और दूसरा ऑब्जर्वर जिसका क्लॉक स्लो रेट पे टिक कर रहा है, वो आपस में एक दूसरे के ऑब्जर्वेशंस करेंगे तो इस ऑब्जर्वर को ये क्लॉक स्लोली टिक करता हुआ फील होगा और इस ऑब्जर्वर को ये वाला क्लॉक फास्टली टिक करता हुआ फील होगा। अब यहाँ पे एक बात और नोटिस करने की है, वो ये कि ये दोनों स्पेसशिप्स ही एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन में है। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि अगर ये स्पेसशिप इस स्पेसशिप के रेफरेंस से इस तरफ हाफ ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, तो ये बात भी तो कही जा सकती है कि ये वाला स्पेसशिप इस स्पेसशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉइंट ऑफ रेफरेंस से इस तरफ मूव कर रहा है विद स्पीड इक्वल टू हाफ ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो फिर तो टाइम यहाँ पे भी डायलेट होना चाहिए। लेकिन इसका आंसर इस बात में है कि जब इन दोनों स्पेसशिप्स ने रिलेटिव मोशन स्टार्ट की थी तो ये स्पेसशिप है ये ज़मीन के हिसाब से रेस्ट पे ही रहा था, इसका इंजन ऑन नहीं किया गया था। लेकिन जो ये स्पेसशिप है इसका इंजन ऑन किया गया था और इसके अंदर मौजूद ऑब्जर्वर ने एक्सेलरेशन फील की थी। तो एक्चुअली जो स्पेसशिप मूव कर रहा है वो स्पेसशिप बी है। इस बात का अंदाजा हमें मोशन के स्टार्ट पे जाके होगा, जब कोई एक फ्रेम एक्सेलरेशन फील करेगा, जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अप्लाई नहीं होगी, जब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अप्लाई होगी। और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर भी सेम ऐसे ही कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, बस यहाँ पे बहुत हाई स्पीड पे जाके ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं। लेकिन जब एक्सेलरेशन फील की जाती है उस वक्त बहुत इंटेंस एक्सेलरेशन में ये इफेक्ट्स आते हैं। तो इसका मतलब है कि इस स्पेसशिप ने जब एक्सेलरेट करना है तब भी उसका टाइम स्लो होना है, और जब इसने बहुत हाई स्पीड गेन कर लेनी है तब भी उसका टाइम स्लो होना है या फिर टाइम स्केल डायलेट होना है। अब हम यहाँ पे ये जो दोनों क्लॉक्स हैं इनके टाइम इंटरवल जो मेजर किए गए हैं उसमें जो मूविंग फ्रेम का टाइम इंटरवल मेजर्ड है उसको टी नॉट का सिंबल दे रहे हैं और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा प्रॉपर टाइम। और जो यहाँ पे ये क्लॉक है जो कि रेस्ट के ऊपर मौजूद है ज़मीन के हिसाब से, हाँ इस क्लॉक के हिसाब से बैकवर्ड मूव कर रहा है लेकिन ज़मीन के हिसाब से रेस्ट के ऊपर मौजूद है, तो वहाँ पे जो टाइम इंटरवल मेजर हुआ है इस लेज़र बीम का ट्रेवल करने का उसे हम टी का सिंबल असाइन कर रहे हैं और इसे हम रिलेटिव टाइम का नाम दे रहे हैं। तो अब इनका रिलेशन ये होगा कि जो क्लॉक यहाँ पे मौजूद है उसका मेजर्ड टाइम इंटरवल ग्रेटर देन इक्वल टू टी नॉट होगा। दैट मीन्स यहाँ पे ये क्लॉक मोशन पे डिपेंड करते हुए स्लोली टिक करेगा और ये क्लॉक जो है वो ज़्यादा तेज़ी से टिक कर रहा होगा एक ही इवेंट को ऑब्जर्व करते हुए। और अगर दोनों स्पेसशिप्स की स्पीड्स इक्वल हैं तो फिर ये दोनों वैल्यूज़ बराबर आ जाएंगी, वरना अगर स्पेसशिप बी मूव कर रहा है तो ये वैल्यू ग्रेटर होगी। सो जो मूविंग फ्रेम है जिसने कभी एक्सेलरेशन फील की थी उसमें मेजर्ड टाइम इंटरवल को हम टी नॉट का सिंबल दे रहे हैं। ये बात नोटिस करने की है कि टी नॉट कौन सा टाइम है, वो टाइम इंटरवल है जो किसी इवेंट का मेजर किया गया है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो कि मूव कर रहा है इस तरह से कि उसने कभी एक्सेलरेशन फील की थी। और इसके अलावा यह भी बताता चलूं कि ये जो टाइम इंटरवल यहाँ पे टी नॉट मेजर किया गया है ये एक्चुअली हाफ नहीं हो जाता। यहाँ पे सिर्फ समझाने की गर्ज से मैंने 5 सेकेंड लिखा है, एक्चुअली ये हाफ नहीं होता। ये टाइम कितना गुजरेगा उसके लिए हम देख लेते हैं फार्मूले को। आइंस्टाइन ने जो फार्मूला डिराइव किया था और प्रपोज किया था उसके मुताबिक T इज इक्वल टू टी नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर, ये वो एक्सप्रेशन है जो कि रिलेटिव टाइम, प्रॉपर टाइम
को आपस में लिंक करता है, जबकि v क्या है, स्पीड ऑफ मूविंग फ्रेम है, और c है स्पीड ऑफ लाइट। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड चंद एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, अ स्पेसशिप इज मूविंग विद अ स्पीड इक्वल टू 95% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। दैट मीन्स जो वेलोसिटी ऑफ स्पेसशिप है इट इज 95% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो इसे सबसे पहले तो फ्रैक्शन में तब्दील कर लीजिए। अगर आप 95% को 100% से डिवाइड कर लेंगे तो जो आंसर है वो 0.95 c के इक्वल आएगा। सो ये फ्रैक्शनल स्पीड है स्पेसशिप की एज कंपेयर्ड विद स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट है, एन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द स्पेसशिप। इस स्पेसशिप से कोई इवेंट ऑब्जर्व किया जाता है ड्यूरिंग टाइम इंटरवल ऑफ 100 सेकेंड्स। तो हम ये बात जानते हैं कि स्पेसशिप के अंदर मौजूद क्लॉक जो टाइम इंटरवल मेजर करता है वो प्रॉपर टाइम होता है, t0 होता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1000 seconds. What will be the time interval of the same event as measured from Earth? तो अगर इसी इवेंट का टाइम इंटरवल मेजर किया जाए अर्थ स्टेशन से तो अर्थ पे मौजूद क्लॉक क्या टाइम मेजर करेगा। तो एक्सप्रेशन है t इज इक्वल टू t0 ओवर 1 माइनस v स्क्वेयर ओवर c स्क्वेयर होल अंडर रूट, या फिर t0 ओवर 1 माइनस v ओवर c होल स्क्वेयर। वैल्यूज पुट कीजिए, क्या लिखा जाएगा, t0 ओवर 1 माइनस 0.95 c ओवर c होल स्क्वेयर एंड होल अंडर रूट। c से कैंसिल आउट होगा, एक्सप्रेशन बन जाएगा t इज इक्वल टू t0 ओवर 1 माइनस 0.95 का स्क्वायर होल अंडर रूट। आप यहाँ पे t0 की वैल्यू 1000 सेकेंड्स पुट कीजिए और 1 माइनस 0.95 स्क्वायर होल अंडर रूट से इस टर्म को डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर आएगा 3202.563 सेकेंड्स। तो वही टाइम इंटरवल जो कि एक 95% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने वाले स्पेसशिप में 1000 सेकेंड्स में ऑब्जर्व किया जा रहा है, जमीन के हिसाब से वो इवेंट तकरीबन 3203 सेकेंड्स में ऑब्जर्व किया जाएगा। उसकी वजह क्या है कि जो मूविंग स्पेसशिप है उसका टाइम डायलेटेड है, उसका टाइम स्लोली गुजर रहा है, तो जमीन पे कंपैरेटिवली टाइम ज्यादा फास्टली गुजरेगा, तो इसलिए सेम इवेंट का टाइम इंटरवल ज्यादा मेजर होगा जब हम जमीन से उसे ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम इंटरवल ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट इज ऑब्जर्व टू बी 1000 सेकेंड्स फ्रॉम द अर्थ। दैट मीन्स जमीन पे मौजूद एक क्लॉक ने किसी इवेंट का टाइम इंटरवल 1000 सेकेंड्स मेजर किया है। व्हाट विल बी द टाइम इंटरवल फॉर द सेम इवेंट एज ऑब्जर्व फ्रॉम अ स्पेसशिप। दैट मीन्स प्रॉपर टाइम t0 फाइंड करना है, मूविंग विद अ स्पीड इक्वल टू 95% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो अगेन b जो है वो 95% ऑफ c है, इसे फ्रैक्शन में तब्दील कर लीजिए। सो 95% को अगर आप 100% से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 0.95 c। तो एक्सप्रेशन तो वही है, t इज इक्वल टू t0 ओवर 1 माइनस v स्क्वेयर ओवर c स्क्वेयर होल अंडर रूट। ये जो डिनोमिनेटर में मौजूद टर्म है ये इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और इस तरह लिखी जाएगी, t इंटू 1 माइनस v स्क्वेयर ओवर c स्क्वेयर इज इक्वल टू t0, या फिर t0 इज इक्वल टू t टाइम्स 1 माइनस v ओवर c होल स्क्वेयर। वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, जमीन से इवेंट का जो टाइम इंटरवल नोट किया गया है वो 1000 सेकेंड है और स्पेसशिप के क्लॉक में वही इंटरवल क्या रीडिंग देगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। c से कैंसिल आउट होगा और t किसके इक्वल आएगा, 1000 सेकेंड्स इंटू 1 माइनस 0.95 स्क्वेयर। सो इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा तकरीबन 312 सेकेंड्स। तो चूंकि
स्पेसशिप का क्लॉक स्लोली टिक कर रहा है तो वो उसी इवेंट के लिए कंपेरेटिवली कम टाइम मेजर करेगा। तो इसलिए हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है इस एमसीक्यू के लिए वो है ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ malfunction in an electronic circuit takes place in a spaceship moving with v is equal to 0.90 c। सो अब ये स्पेसशिप जो है वो 90% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है और इसके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कोई खराबी हो जाती है। द malfunction continues for 1000 seconds। दैट मीन्स ये जो खराबी है इस स्पेसशिप में ये 1000 सेकंड तक रहती है अकॉर्डिंग टू अ क्लॉक प्रेजेंट इन स्पेसशिप। तो स्पेसशिप पे मौजूद क्लॉक प्रॉपर टाइम टी नॉट मेजर करता है। व्हाट विल बी द टाइम इंटरवल ऑफ द इवेंट एज मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर यूजिंग अ क्लॉक प्लेस्ड ऑन अर्थ। तो अगेन टी पूछा गया है, एक्सप्रेशन है टी इज इक्वल टू टी नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर, या फिर टी इज इक्वल टू टी नॉट ओवर 1 माइनस वी ओवर सी होल स्क्वेयर। सो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लीजिए, t इज इक्वल टू 1000 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.90 c ओवर c होल स्क्वेयर। c कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्सप्रेशन बनेगा 1000 सेकेंड्स ओवर 1 माइनस 0.90 स्क्वेयर। सो ये बन जाएगा 1000 सेकेंड्स ओवर 1 माइनस 0.81 अंडर रूट, या फिर t इज इक्वल टू 1000 सेकेंड्स ओवर अंडर रूट 0.19। सो इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा 2294.157 सेकेंड्स। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए है दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ malfunction in an electronic circuit takes place in an earth station which was resolved after 1000 seconds of hard work by technicians. The event was observed by an observer on earth. The same observer observes the time interval of the event according to a clock placed in a spaceship traveling at v is equal to 0.90 c या फिर 90% of speed of light. What will be the time observed from the moving clock by observer on earth? अब observer अर्थ पे है, लेकिन जो अर्थ पे प्लेस्ड क्लॉक ने टाइम मेजर किया है रिलेटिव टाइम वो t है, और हमने ये बताना है कि जो स्पेसशिप में मूविंग क्लॉक है उसके हिसाब से यही इवेंट कितने टाइम में कंप्लीट होगा। सो एक्सप्रेशन है t इज इक्वल टू टी नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर अंडर रूट, या फिर t इज इक्वल टू टी नॉट ओवर 1 माइनस वी ओवर सी होल स्क्वेयर, या फिर t इंटू 1 माइनस v बाय सी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू टी नॉट, या फिर टी नॉट इज इक्वल टू टी टाइम्स 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर, या फिर आप इसको v बाय सी होल स्क्वेयर लिख लें। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, क्या बनेगा t इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट कर लें, क्या इक्वेशन बनेगी t नॉट इज इक्वल टू 1000 सेकेंड्स इंटू 1 माइनस 0.90 c ओवर c होल स्क्वेयर। c कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्सप्रेशन बनेगा t नॉट इज इक्वल टू 1000 सेकेंड्स मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.90 का स्क्वेयर, और फर्दर ये क्या बनेगा t नॉट इज इक्वल टू 1000 सेकेंड्स इंटू 1 माइनस 0.81, या फिर t नॉट इज इक्वल टू 1000 सेकेंड्स मल्टीप्लाइड बाय 0.19 अंडर रूट। सो अब इस टर्म को कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा 435.88
989 सेकेंड्स या फिर तकरीबन 436 सेकेंड्स। तो चूंकि क्लॉक अब मूविंग फ्रेम का है और मूविंग फ्रेम का टाइम स्लोली पास कर रहा है, तो इस वजह से जो इवेंट ज़मीन के क्लॉक से 1000 सेकेंड में मैयर हुआ है, वही इवेंट 90% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हुए क्लॉक से जब मैयर किया जाएगा तो वो 436 सेकेंड्स के इक्वल आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो सिंपल से पोस्टुलेट्स के नतीजे में किस कदर स्ट्रेंज इफेक्ट आता है टाइम डायलेशन का, जिसमें जो मूविंग फ्रेम्स स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करते हैं उनका टाइम स्केल डायलेट हो जाता है और जो क्लॉक्स हैं उनकी टिकिंग स्लो हो जाती है, दैट मीन्स टाइम स्लो हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हमने एक और स्ट्रेंज इफेक्ट लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस करना है। सो अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।